प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में मैंने पाठ्यक्रम पर और आपकी अंक योजना पर विस्तार से चर्चा की है कि हिंदी साहित्य के दो प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम और द्वितीय, और दोनों 100 अंक के होते हैं। तो इस आज के इस प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है उस पर भी मैंने पिछले ऑनलाइन कक्षा में विस्तार से चर्चा की है कि आपके एक पाठ्य पुस्तक का काव्य संग्रह आपके पाठ्यक्रम में संचालित हैं, जिसमें से 30 नंबर की व्याख्याएं आपके पाठ्यक्रम में होगी, आपके प्रश्न पत्र में आएगी, और 16 अंकों के 3 प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में आएंगे, और एक 12 अंकों का प्रश्न आपके, क्योंकि आधुनिक काल आपके पाठ्यक्रम में है तो आधुनिक काल के इतिहास से संबंधित होगा, आधुनिक काल की विविध काव्य धाराओं से संबंधित होगा, जिस पर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। और एक प्रश्न 10 अंकों का आपके रस के ऊपर आता है, जिसमें रस के प्रमुख अवयव या रस निष्पत्ति पर प्रकाश डालिए, और दोनों प्रश्न अथवा में आते हैं, जो हम पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में, इससे पूर्व की जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी जिसमें हमने आधुनिक काल की प्रमुख परिस्थितियों पर विस्तार से पढ़ा, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक काल की जो प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां हैं, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, साठोत्तरी कविता आदि पर हम अध्ययन करेंगे। तो आज आधुनिक काल की प्रथम काव्य धारा को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं, और आपके जो प्रश्न आता है वो इस तरह से आएगा कि भारतेंदु युग के कवियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं या लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं इस भारतेंदु मंडल के कवियों पर। आप ध्यान से सुनिए। आधुनिक काल के प्रथम चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। दूसरी ओर इस चरण का नामकरण बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के महिमा मंडित व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर किया गया है। अतः इसे भारतेंदु काल कहना अधिक उपयुक्त है। ये उपर्युक्त थोड़ा गलत लिखा हुआ है, उपयुक्त होता है, उपयुक्त यानी ठीक, और उपर्युक्त का मतलब ऊपर लिखा हुआ, तो इसको ऊपर की रेख को आप हटा दें। भारतेंदु जी का रचना काल सन 1850 से, भारतेंदु जी का जो रचना काल है सन 1850 से लेकर के 1884 ईस्वी तक रहा। आप इसको याद रखें। और सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था वो 1900 ईस्वी से आरंभ होता है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस पत्रिका के 1903 से लेकर के 1920 तक संपादक रहते हैं। तो 1900 ईस्वी में जब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है तो वहीं से द्विवेदी युग आरंभ होता है। अतः भारतेंदु युग का जो समय है वो 1850 से लेकर 1900 तक की अवधि का है। इसे ही भारतेंदु युग कहना समीचीन है, क्योंकि 1900 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन से द्विवेदी युग का आरंभ हो जाता है। इस युग में जहाँ नवीन का मोह है वहाँ उसमें प्राचीनता का आग्रह भी है। नवीन का मोह कहने का तात्पर्य है कि नवीन विषयों के प्रति भारतेंदु युग के कवियों ने लिखा है, वो आकृष्ट हुए हैं। दूसरा, प्राचीन का आग्रह कहने का तात्पर्य है कि रीतिकालीन जो प्रवृत्तियाँ हैं वो इस भारतेंदु युग में भी कहीं कहीं दृष्टिगोचर हो जाती है। तो इन दोनों का संधि स्थल भारतेंदु युग है, रीतिकाल का, और आधुनिक काल के बीच का संधि स्थल भारतेंदु युग कहलाता है। इन कवियों ने प्रकृति चित्रण, श्रृंगार, भक्ति का वर्णन बड़ी अनुभूति से किया है। साथ ही सामाजिक और राजनीतिक विषयों का समावेश भी पहली बार इस युग के साहित्य में हुआ है, क्योंकि रीतिकाल में सामाजिक सामाजिक विषयों पर बिल्कुल नहीं लिखा गया था, क्योंकि वो दरबारी काव्य था और सभी कवि राजाश्रित थे और खुली प्रकृति में विचरने का उनको अवकाश ही नहीं था। भारतेंदु युग के कवि तत्कालीन समस्याओं के प्रति बड़े जागरूक थे। इनके काव्य में राजभक्ति के साथ
देशभक्ति के दर्शन होते हैं। इस युग के कवियों ने निरंतर महामारी, अकाल, टैक्स, आर्थिक शोषण और बेरोजगारी आदि राजनीतिक विषयों पर खुलकर लेखनी चलाई। पत्रकारिता, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना और निबंध आदि विधाओं का पहली बार सूत्रपात हिंदी में इसी युग में होता है। भारतेंदु मंडल के जो प्रमुख प्रमुख कवि हैं उनका यहाँ संक्षिप्त परिचय मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिनके महिमा मंडित व्यक्तित्व के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ था, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इनका जन्म काशी के धनाढ्य परिवार में 2 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु यानी इनका निधन मात्र 34 वर्ष की अवस्था में यानी 1884 ईस्वी में ही इनका निधन हो गया। इनके पिता गोपाल राय गिरिधर दास, जिन्होंने हिंदी का पहला नाटक नहुस नाटक यानी नहुस वध नाटक लिखा। हरिश्चंद्र जी की शिक्षा घर पर ही हुई। मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में ही ये कविताएं लिखने लग गए थे। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी आदि इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा पत्र पत्रिकाओं का आरंभ भी आधुनिक युग से ही आरंभ होता है और भारतेंदु जी ने ये 4 पत्रिकाओं का संपादन किया। ये भारतेंदु जी के व्यक्तित्व को देखिए, अत्यंत उदार, स्वाभिमानी और विनोदी स्वभाव के थे। पूर्वजों की संपत्ति से दीन दुखियों और साहित्यकारों की ये सहायता किया करते थे। तत्कालीन जनता ने इनके महिमा मंडित व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के जनता ने अपने प्रिय नेता को भारतेंदु की उपाधि से विभूषित कर दिया। वस्तुतः अपने जीवन काल में जैसी लोकप्रियता भारतेंदु जी को प्राप्त हुई थी, वैसी अन्य हिंदी कवि को प्राय अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। भारतेंदु जी ने जो रचनाएं लिखी है उनकी संख्या तो बहुत अधिक है। 70 ग्रंथों की रचना इन्होंने की है, जो भारतेंदु ग्रंथावली भाग 2 नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा ये संकलन प्रकाशित हुआ है। इनकी कुछ रचनाओं के नाम मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्षण, इसको आप सही करें, प्रेम प्लस अश्रु प्लस वर्षण, प्रेमाश्रु वर्षण है ये, यानी प्रेम के आंसुओं की वर्षा। विनय प्रेम 50, फूलों का गुच्छा, गीत गोविंदानंद, सत्सई सिंगार, होली, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम 50, दान लीला, प्रबोधि, बकरी विलाप आदि इनके काव्य संग्रह हैं। इनके साथ ही इन्होंने 17 नाटक हिंदी को प्रस्तुत किए हैं, यानी हिंदी में 17 नाटकों की इन्होंने रचना की है, जिनके बारे में हमने नाटक के उद्भव और विकास में अपने पिछली सेकेंड ईयर की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। फिर भी मैं एक बार इनके जो नाटक हैं वो आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। विद्या सुंदर, इनके नाटक 17 नाटक है। विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, वेदिकी हिंसा हिंसा ने भवती, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम जोगिनी, श्री चंद्रावली, विशिष्य विस्मोधम, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप जैसे इन्होंने 17 नाटक लिखे हैं। इनमें से कुछ नाटक जो है इनके अनुदित हैं और कुछ नाटक इनके मौलिक हैं। अनुदित जो नाटक है वह है विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु। ये इनके अनुदित नाटक है जो इन्होंने बंगला और अन्य भाषाओं से अनुदित हिंदी में किए हैं। और साथ ही इन्होंने कुछ उपन्यासों की रचना भी की है भारतेंदु जी। मैं थोड़ा सा विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारतेंदु जी इस युग के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, जिनके नाम पर इस कालखंड का यानी आधुनिक काल की इस पहली काव्यधारा का नामकरण हुआ है। तो इनके कुछ उपन्यासों पर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। हमीर हठ, रामलीला, सुलोचना, शीलवती और सावित्री चरित्र जैसे इन्होंने 4 उपन्यास भी लिखे हैं। और इन्होंने
काफ़ी निबंधों की भी रचना की है, जिसमें से कुछ के शीर्षक मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। सबे जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, सूरदास, जयदेव, बंग भाषा की कविता, वैष्णव सर्वस्व और चरितावली। और इन्होंने एक कहानी भी लिखी है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। और 2 इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से, जो है कश्मीर कुसुम नाम से शीर्षक से लिखा एक तो, और दूसरा लिखा बादशाह दर्पण। और इन्होंने आलोचना विधा का भी शुभारंभ किया और 3 आलोचनाएं इन्होंने लिखी हैं। एक तो नाटक शीर्षक से प्रकाशित हुई, दूसरी वैष्णव वार्ता और तीसरी है भारतवर्ष। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये महिमामयी व्यक्तित्व जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनकी लगभग जो समस्त रचनाएं हैं, चाहे नाटक हो, सभी विधाओं पर इन्होंने लिखा और हर विधाओं पर इन्होंने लेखनी आरंभ की थी। तो लगभग 175 के आसपास इनकी कुल रचनाएं हैं, और जिसमें से 70 तो इनके केवल काव्य ग्रंथ ही हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बाद प्रताप नारायण मिश्र जी, और ये इस युग में दूसरे भारतेंदु के नाम से भी जाने जाते हैं। भारतेंदु जी के बाद इनको दूसरा भारतेंदु कहा गया है। 1856 से 1894 ईस्वी तक इनका समय रहता है। ये मूलतः विनोदी स्वभाव के थे, विनोद, आमोद प्रमोद विनोद इनको प्रिय था। कविता के क्षेत्र में इन्होंने प्रणय और व्यंग्य, साथ ही समाज सुधार, देशभक्ति, हास्य विनोद आदि प्रवृत्तियों का परिचय दिया है। भारतेंदु जी ने जिन विषय वस्तुओं पर लिखा उनकी भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। भारतेंदु जी ने भक्ति भावना और धार्मिक उपदेशों पर सर्वाधिक लिखा है। साथ ही देश प्रेम की कविताएं खूब लिखी है उन्होंने। सौंदर्य और प्रेम व्यंजना की उनके काव्य में कमी नहीं है, और हास्य और व्यंग्य पर वो बहुत बड़े कलाकार थे। हास्य व्यंग्य की कविताएं उन्होंने लिखी हैं। और प्रताप नारायण मिश्र जी ने जो लिखा है वो प्रेरणा व्यंजना, समाज सुधार, देशभक्ति, हास्य विनोद आदि प्रवृत्तियों को इन्होंने अपनी कविताओं में उल्लेख किया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, श्रृंगार विलास, दंगल खंड, ब्रेडला स्वागत, संगीत शाकुंतलम और रसकांत शतक, लोकोक्ति शतक आदि। और हमीरहट और कली कौतुक इनके 2 प्रिय नाटक हैं, इन्होंने रचे हैं। और एक ब्राह्मण पत्र जो कानपुर से प्रकाशित होता था 1884 ईस्वी के आसपास, उस पत्र का इन्होंने संपादन किया। ये कुछ ही समय तक प्रकाशित हुआ, उसके बाद ये बंद हो गया। तीसरे प्रमुख साहित्यकार इस भारतेंदु मंडल के आते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये प्रेमघन के नाम से विख्यात हैं। 1855 से 1922 ईस्वी तक इनका समय। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें युगल स्रोत, पितर प्रताप, होली की नकल, मन की मौज, प्रेम पीयूष वर्षा, मंगलाशा, हास्य बिंदु, भारत बधाई, स्वागत सभा आदि जो प्रेमगंज सर्वस्व ग्रंथावली में संकलित हैं। और आनंद कादम्बिनी नामक पत्र का इन्होंने संपादन भी किया। और इस युग के अन्य कवि, क्योंकि आपके जो पाठ्यक्रम जो दिया गया है वो है एक प्रश्न जो आपके 12 अंकों का आएगा, वो है आधुनिक काल का प्रवृत्तिगत इतिहास। प्रवृत्तिगत यानी प्रत्येक कालखंड की विशेषताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, चाहे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता पर प्रश्न आपके आएंगे, जिनके साथ ही ये जोड़ा जाता है कि जैसे छायावाद आता है तो छायावाद के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए छायावादी काव्य प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। इसी तरह से भारतेंदु युग के कवियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए भारतेंदु युग या भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो प्रत्येक कालखंड के कवियों का संक्षिप्त परिचय ही आपको पढ़ना है, विस्तार यहाँ नहीं लेना आपको। अब इन 3 प्रमुख कवियों को पढ़ने के बाद में कुछ अन्य कवियों में हम देखते हैं। अन्य कवियों में राधा चरण गोस्वामी जी, इन्होंने विधवा विलाप, बारह मासी, भारत संगीत और प्रेम बगीची इनकी का रचनाएं हैं। इसी तरह से राधा कृष्णदास, इन्होंने भारत बारहमासा, देश दशा, राम जानकी, मैकडॉनल पुष्पांजलि जैसी रचनाएं हिंदी साहित्य को प्रस्तुत की। अंबिका दत्त व्यास, जिन्होंने
पीयूष प्रभा नामक पत्र का संपादन किया और इनकी जो रचनाएं हैं वो है पावस पचासा, सुकवि सत्सई, हो होरी और कंसवध जैसा इन्होंने नाटक भी लिखा है। साथ ही बालमुकुंद गुप्त जी ने शिव शंभू का चिट्टा काव्य संग्रह प्रस्तुत किया है। आदि उल्लेखनीय कवि इस भारतेंदु मंडल के हैं। अब भारतेंदु मंडल के कवियों की जो विषय वस्तु है उन पर मैं संक्षेप में प्रकाश डाल रहा हूँ। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करने हेतु जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का उद्घाटन अपनी कविता में किया है। भाव, भाषा, शैली और छंद आदि सभी दृष्टियों से परिष्कार की प्रवृत्तियाँ इस काल के साहित्यकारों में विद्यमान हैं। ये युग नई चेतना और नई जागृति का था। इस युग ने अनेक आंदोलनों को जन्म दिया जिससे नवीन प्रवृत्तियों का उन्मेष हुआ, जिनका समग्र विकास प्रवृत्ति युग में हुआ। यानी भारतेंदु मंडल का जो समय है 1857 की जो क्रांति होती है उसका प्रभाव भारतेंदु मंडल कवियों पर पड़ा और देश में जो नव जागरण आरंभ होता है, पुनर्जागरण जिसे जन जागृति कह सकते हैं, देशभक्ति की भावना, सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार, हास्य व्यंग्य और कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग और गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, और भारतेंदु जी ने कुछ अपने काव्य संग्रह में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग भी किया है। और मुक्तक काव्य शैली, कहीं कहीं प्रबंध शैली भी देखने को हमें मिलती है और समाज की दुर्दशा का चित्रण जैसी प्रवृत्तियाँ, भक्ति भावना का चित्रण भी है, प्रकृति चित्रण भी है। ये इस कालखंड की प्रमुख जो है विशेषताएं उभर करके सामने आती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युगीन कवियों का संक्षिप्त परिचय आज हमने पढ़ा है। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उससे ऑनलाइन कक्षा में हम भारतेंदु युगीन जो काव्य हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख प्रवृत्तियां या प्रमुख लक्षणों पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।